Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हमने अवधान मन की एकाग्रता के बारे में जाना था, अटेंशन के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है चिंतन, थिंकिंग। देखिए दोस्तों, चिंतन क्या होता है, चिंतन की क्या विशेषताएं होती हैं, आज उनके बारे में जानेंगे। मानव को संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। इसका कारण है उसका चिंतनशील होना। जीवधारियों में मानव सर्वाधिक चिंतनशील है और यही चिंतनशील मानव को विकसित करने या उसके समाज के विकास का मुख्य कारण है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के चिंतन की शक्तियों को विकसित किया जाता है। देखिए दोस्तों, चिंतन, थिंकिंग, मानव संसार का सबसे प्रमुख प्राणी है, सबसे प्रमुख कृति है और मानव भी एक चिंतनशील प्राणी होता है जो हर बात पर, हर कार्य पर चिंतन करता है कि इस कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है। और चिंतनशील मानव को विकसित करके उसके समाज का विकास का भी मुख्य कारण चिंतनशीलता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की चिंतन शक्ति को विकसित किया जाता है। जो मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई होती हैं, उन्हें चिंतन के द्वारा विकसित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने चिंतन की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले बोरेन के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक प्रकृति वाले एक वैचारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या अथवा काम से प्रारंभ होती है तथा अंत में निष्कर्ष अथवा समाधान तक पहुंचती है। देखिए दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि चिंतन प्रतीकात्मक प्रकृति की एक वैचारिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या आती है या कोई व्यक्ति नया कार्य करता है तो उसके लिए उसे चिंतन करना पड़ता है और चिंतन वह शक्ति है जो उसे निष्कर्ष तथा उस समस्या के समाधान तक पहुंचाती है। दूसरे शैक्षिक विचारक हुए हैं वुडवर्थ। उन्होंने भी, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी चिंतन के बारे में अपनी परिभाषा दी है। चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। देखिए दोस्तों, जब अपने सामने समस्या उत्पन्न होती है तो उसका हम चिंतन करते हैं और हमारे मस्तिष्क में चिंतन लगातार चलता रहता है जब तक उस समस्या का समाधान नहीं मिल जाता। तो इन्होंने कहा है कि चिंतन समस्या के समाधान खोजने की एक मानसिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के द्वारा मस्तिष्क में चलती रहती है। अब चिंतन की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक सरल मानसिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है, समस्याएं जटिल भी होती है और सरल भी होती है। लेकिन एक जटिल समस्या को हल करने के लिए हमारी काफी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं और उनमें सरल मानसिक प्रक्रियाएं भी निहित होती हैं जब हमें उस समस्या का समाधान मिलता है। सेकंड, चिंतन अव्यक्त और आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रम है। देखिए दोस्तों, चिंतन को, यदि हम समस्या से संबंधित कोई चिंतन कर रहे हैं तो उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते और यह आंतरिक मानसिक क्रिया है, संज्ञानात्मक क्रिया है, इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये मानसिक प्रक्रिया है जो एक मस्तिष्क में चलती रहती है। थर्ड, चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या, कठिनाई, असंतोष अथवा इच्छा के उत्पन्न होने पर होता है। देखिए दोस्तों, चिंतन व्यक्ति तभी करता है जब व्यक्ति के सामने समस्या आती है, कठिनाई आती है या असंतोष उत्पन्न होता है या
अपनी कोई नई इच्छा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति के सामने एक समस्या आती है और समस्या का समाधान खोजने के लिए उसे चिंतन करना आवश्यक है। तो चिंतन का प्रारंभ समस्या, कठिनाई और इच्छा से ही होता है। नेक्स्ट, चिंतन की अवस्था में प्राणी का अन्वेषी व्यवहार वर्तमान परिस्थिति की सीमा से बाहर हो जाता है। इसमें प्रतीकों का उपयोग होता है। देखिए दोस्तों, जब चिंतन की अवस्था होती है तो उसमें प्राणी का जो अन्वेषी व्यवहार होता है वो वर्तमान परिस्थितियों की सीमाओं से परे होता है कि हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है। क्योंकि हमारे सामने जब समस्या उत्पन्न होती है तो हम उस समस्या का हल खोजने के लिए चिंतन करते हैं, तो वो हमारी वर्तमान परिस्थितियों से बाहर होता है। इसमें प्रतीकों का उपयोग होता है। नेक्स्ट, चिंतन के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के अनेक उपायों पर विचार करता है तथा अंत में किसी एक उपाय का प्रयोग करके अपनी समस्या का समुचित समाधान करता है। देखिए दोस्तों, अपने सामने जब समस्या उत्पन्न होती है तो हम उस समस्या को हल या समाधान करने के लिए अनेक उपाय ढूंढते हैं। और जब अनेक उपाय मिलते हैं तो उन उपायों में से एक सर्वश्रेष्ठ उपाय का हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के पश्चात हमें समस्या का समुचित समाधान मिल जाता है। नेक्स्ट, चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। देखिए दोस्तों, चिंतन बड़े से छोटे की ओर होता है, यानी कि स्थूल से और सूक्ष्म की ओर चिंतन की प्रक्रिया चलती है। चिंतन में संकेतों, भाषा एवं संप्रत्यों का योगदान रहता है। देखिए दोस्तों, चिंतन में हमारी भाषा, संकेत और संप्रत, इनके योगदान होता है और तभी हम चिंतन कर पाते हैं। चिंतन में विश्लेषण तथा संश्लेषण क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब देखिए दोस्तों, अपने सामने जब समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का हमारे मस्तिष्क में विश्लेषण, संश्लेषण होता रहता है। अनेक हम उपाय ढूंढते हैं, फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ उपाय का चयन करते हैं। तो ऐसे संश्लेषण और विश्लेषण की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती रहती हैं। नेक्स्ट, चिंतन बहुपक्षीय होता है तथा इसमें व्यवहार के अन्य पक्ष भी निहित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, चिंतन बहुपक्षीय होता है, यानी कि चिंतन के विभिन्न पक्ष होते हैं। क्योंकि जब हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है तो विभिन्न प्रकार की उपाय आते हैं हमारे मस्तिष्क में कि ये इस उपाय से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, इस उपाय से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के, यानी कि चिंतन बहुपक्षीय होता है, बहुत सारे पक्षों के बारे में चिंतन होता है। इसमें जो हम व्यवहार करते हैं उनके अन्य पक्ष भी सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट, चित्र द्वारा व्यवहार उत्पन्न एवं नियंत्रित होता है। देखिए दोस्तों, जब हमारे सामने समस्या आती है तो उस समस्या की पिक्चर हमारे मस्तिष्क में बनती है। जब उस समस्या की पिक्चर बनती है तो वैसा ही हमारा व्यवहार तथा हमारा नियंत्रण उत्पन्न होता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में हर कार्य को लेकर एक पिक्चर का निर्माण होता है, यानी कि फोटो बनती है कि ये समस्या किस प्रकार की है और किस प्रकार इसका समाधान खोजा जाएगा। तो इससे हमारा व्यवहार उत्पन्न तथा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, चिंतन उद्देश्यपूर्ण होने के साथ साथ व्यक्ति को क्रियाशील भी बनाता है। इसलिए इसका अभिप्रेरणा से प्रभावित होना स्वाभाविक नहीं है। देखिए दोस्तों, चिंतन उद्देश्य पूर्ण तो होता है, क्योंकि जब समस्या आती है और समस्या को हल करने का हमारा उद्देश्य होता है तो हमको चिंतन करना पड़ता है। जब चिंतन हम करते हैं तो ये चिंतन के उद्देश्य के साथ साथ व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है, यानी कि कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसका अभिप्रेरणा, जो हमारी अभिप्रेरणा होती है, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, चिंतन मानव का विशिष्ट गुण है जो उसे प्राणी जगत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, मानव में ही चिंतनशीलता का गुण
पाया जाता है। यह मानव का एक विशिष्ट गुण है जो उसे सभी प्राणियों के अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराता है। चिंतनशील केवल मानव होता है। सभी जो भी जीवधारी हैं उनमें सर्वोच्च सर्वोच्च स्थान मानव का होता है और वो चिंतनशीलता के गुण के कारण होता है। नेक्स्ट, चिंतन वातावरण के साथ साथ व्यक्ति की अंतर क्रियाओं का एक पक्ष है। देखिए दोस्तों, चिंतन वातावरण के साथ साथ व्यक्ति की अंतर क्रियाओं का एक पक्ष है। यानी कि वातावरण तो, मैं तो चिंतन जैसा अपना वातावरण होगा हमारा चिंतन भी उसी प्रकार का होगा। उसके साथ साथ व्यक्ति की जो आंतरिक क्रियाएं चलती रहती हैं उनको भी चिंतन में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, चिंतन में पूर्वानुभवों का उपयोग निहित है। देखिए दोस्तों, जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और जब वो क्रियाएं होती हैं तो वो क्रियाएं हमारे पूर्वानुभव, अ, पहले के अनुभव पर अभी आधारित होती है। जैसा हमारा अनुभव है हम वैसा ही चिंतन कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वानुभव का उपयोग भी हमारे चिंतनशीलता में किया जाता है। थैंक्स दोस्तों।